हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सुपर पॉप न्यूज। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ, कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आई। एक अपकमिंग मूवी का ट्रेलर आया जिसने हमारा दिल पूरी तरह से जीत लिया और वो बन गई हमारी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर। सो या एलियन से लेके डायनासोर्स तक और वैम्पायर से लेके एआई तक बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। सुपरमैन का न्यू टीवी स्पॉट आया जिसे बहुत बैकलैश मिल रहा है। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म द ब्रूटलिस्ट की एआई कंट्रोवर्सी, एलियन अर्थ का न्यू टीजर आया है और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की एक दिल दहला देने वाली रूमर और भी बहुत कुछ है। तो आज के एपिसोड में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि इस हफ्ते की मेन हाईलाइट कंट्रोवर्सी है तो हम भी इस वीडियो की शुरुआत कंट्रोवर्सी से ही करते हैं। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही सुपरमैन का न्यू टीवी स्पॉट, जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा फुटेज भी देखने को मिली, जैसे कि लेक्स लूथर का ये वाला फ्रेम। और एक चीज तो माननी पड़ेगी, निकोलस होल्ट लेक्स लूथर का ऑरा तो क्रिएट कर रहे हैं, पर सारी अटेंशन मिली सुपरमैन के फ्लाइंग सीन को। कुछ लोग इसको प्रेज कर रहे हैं तो वहीं पे कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा हार्शली क्रिटिसाइज कर रहे हैं और निट पिकिंग भी कर रहे हैं। अब एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि डीसी का फैंडम दो हिस्सों में बटा हुआ है, प्रो डीसीयू एंड एंटी डीसीयू। अब कौन इसे प्रेज कर रहा है और कौन इसे क्रिटिसाइज, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप जानते ही होंगे। पर एक चीज तो क्लियर है कि क्रिटिसिज्म फेयर है पर एक्यूरेट नहीं। इतनी छोटी सी फुटेज है कि इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मूवी में, पर लोग इसे कुछ ज्यादा ही एनालाइज कर रहे हैं। मुझे डीसी पसंद है और मैं डीसीयू के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मैंने सुपरमैन का टीवी स्पॉट देखा तो ये फ्लाइंग सीन मुझे भी थोड़ा सा ऑफ लगा कि कुछ तो इशू है इसमें, पर मुझे नहीं लगा था कि इस कुछ सेकंड के सीन को लेके इंटरनेट पे इतना बवाल हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये है कि ये बहुत ही पुअर सीजीआई और एआई के बनाया हुआ जैसा लग रहा है। अब इस चीज को तो जेम्स गन ने खुद ही डिबंक कर दिया है, ये कहते हुए कि डेविड कॉरेनस्वेट के फेस पे 0 सीजीआई है, बिल्कुल भी सीजीआई का यूज ही नहीं हुआ। और जो बैकग्राउंड प्लेट है सवालबार्ड में वो भी 100% रियल है। बैकग्राउंड प्लेट से उनका मतलब है नॉर्थ पोल लोकेशन ऑफ सवालबार्ड को भी स्पेसिफिकली शॉट किया है मूवी के लिए। और जो मेजर कंप्लेन है डेविड कॉरेनस्वेट की आइज को लेके कि आइज ऐसी लग रही है जैसे कि वो अलग अलग डायरेक्शन में देख रही है, तो वो इसलिए है क्योंकि इस सीन को वाइड एंगल लेंस से शूट किया है और वाइड एंगल लेंस से जब आप फेस का क्लोजअप शॉट लेते हो तो आपके फेस पर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, इसलिए क्लोजअप शॉट्स ज्यादातर 35 mm या फिर प्राइम लेंस से लिए जाते हैं। और इसी वाइड एंगल लेंस की वजह से सुपरमैन की आईज थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। और ये जो सुपरमैन का फ्लाइंग सीन है ये सबको फेक और एआई जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एआई से बने हुए कंटेंट में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगते हैं, इसीलिए वो फेक फील होते हैं। और ये जो कुछ सेकंड का फ्लाइंग सीन है सुपरमैन का, इसमें डेविड कॉरेनस्वेट बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस है, क्योंकि एक तो ये कुछ ही सेकंड का सीन है इसलिए डेविड कॉरेनस्वेट के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। और दूसरी बात, इस सीन में सुपरमैन रोल भी हुआ है और फिर एकदम से एक्सप्रेशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये भी जेम्स गन ने क्लियर कर दिया है कि इस सीन में बिल्कुल भी सीजीआई यूज नहीं हुआ है उनके फेस पे। और एक बात ये भी है कि इसमें डेविड कॉरेनस्वेट का एक्सप्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ ही सेकंड का सीन है, ये पूरा एक सीन भी नहीं है। जब इस पूरे सीन को हम कॉन्टेक्स्ट के साथ मूवी में देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें ये पसंद आएगा और उसमें डेफिनेटली और एक्सप्रेशन भी होंगे। और सुपरमैन के चेहरे पे स्मूथनेस है, बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट लग रहा है और वाइड एंगल लेंस की वजह से फेस वियर्ड लग रहा है। दैट्स व्हाई लोगों को ये फेक और एआई जैसा फील हुआ। और डेविड कॉरेनस्वेट के एक्सप्रेशन क्यों नहीं आ रहे उसका भी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, एक एक करके मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। देखो, जैक स्नाइडर ने 35 mm और 50 mm का यूज किया था और कैमरा शेक्स डाले थे सुपरमैन की स्पीड दिखाने के लिए, इसलिए मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन की फ्लाइट इतनी रियलिस्टिक लगती है। पर सुपरमैन में जेम्स गन को कुछ न्यू करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो उन्होंने वाइड एंगल लेंस का यूज किया सुपरमैन की स्पीड उसकी सराउंडिंग में दिखाने के लिए। तो इसका एक्यूरेट क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पे चॉइस ऑफ लेंस थोड़ी सी पुअर है, क्लोजअप शॉट्स वाइड एंगल लेंस में अच्छे नहीं लगते, उसी की वजह से चेहरे पे स्मूथनेस भी आ रही है और लेंस की वजह से सुपरमैन का जो हाथ है वो कमर पे है और वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर सुपरमैन हाथ आगे करेगा तो वाइड एंगल लेंस की वजह से हाथ डिस्टॉर्ट होके और भी ज्यादा सिली लगेंगे और हाथ पीछे होने की वजह से सुपरमैन के एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। आप बाहर जाके स्ट्रेट खड़े हो जाओ और आसमान की तरफ ऊपर देखो, आप हाथ नीचे स्ट्रेट रखना और आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन खिंच रही है और स्किन खिंचने की वजह से एक्सप्रेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जब आप अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ करोगे
तो आपकी स्किन नहीं खिंचेगी और एक्सप्रेशन देना इजी हो जाएगा। सो वाइड एंगल लेंस की वजह से सुपरमैन को हाथ कमर के पास रखना पड़ा, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। और साथ में सुपरमैन के फेस पे हवा भी बहुत तेज लग रही है, तो ऐसे में एक्सप्रेशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, इस कुछ सेकंड के शॉट को तो लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर एक चीज की तारीफ कोई नहीं कर रहा कि सुपरमैन जब इतनी स्पीड में उड़ रहा है तो जिस तरह से उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं वो कितना नाइस टच है जेम्स गन के द्वारा। सच में ये छोटी छोटी डिटेल्स ही जेम्स गन की मूवी को इतना बढ़िया बनाती हैं। सो ये क्रिटिसिज्म फेयर है। सुपरमैन का फ्लाइंग शॉट थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, पर वो सीजीआई या एआई की वजह से नहीं है, वो वाइड एंगल लेंस की वजह से और सुपरमैन के पोज की वजह से है। अगर वो क्लोजअप शॉट नहीं होता तो वो बहुत बेहतर लगता। वैसे इस कुछ सेकंड के सीन को लोग ओवर एनालाइज कर रहे हैं। सीरियसली लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मूवी में जितना लोग रिएक्ट कर रहे हैं। जब इस सीन को हम मूवी में देखेंगे पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ तो ये में अच्छा लगेगा। वैसे आपके क्या ओपिनियन है इसको लेके कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम सभी आपके ओपिनियन जान सकें। सुपरमैन के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी स्टोरी चल रही है वो है ऑस्कर कंटेंडर द ब्रूटलिस्ट की एआई कंट्रोवर्सी। तो इस कंट्रोवर्सी को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, पर साथ ही मैं अपने ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो मेन कंट्रोवर्सी ये है कि लोगों का कहना है कि द ब्रूटलिस्ट को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए क्योंकि इसमें एआई का यूज हुआ है। ये कॉन्वर्सेशन ऐसा हो गया है जैसे एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और रियल बात क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। तो जरा इसकी डिटेल में जाते हैं। ये 3 घंटे 15 मिनट की एपिक है हंगेरियन आर्किटेक्ट के बारे में who finds a very dark version of American Dream। अब कंट्रोवर्सी है कि ब्रूटलिस्ट में एक्टर्स की वॉइस में एआई का यूज किया है, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। देखो अब ये इतना सिंपल नहीं है, एटलीस्ट ब्लैक एंड व्हाइट जितना सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। डेविड जेंस्को जो कि द ब्रूटलिस्ट के एडिटर है, उन्होंने रेड शार्क न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ये कहा, मच ऑफ द फिल्म्स डायलॉग इज इन हंगेरियन। द फिल्म मेकर्स वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू मेक इट एज एक्यूरेट टू अ नेटिव स्पीकर एज पॉसिबल। दिस इंक्लूडेड judicious use of AI from the Ukrainian specialist Reese Picher. Jensko explains, I am a native Hungarian speaker and I know that it is one of the most difficult languages to learn to pronounce. Even with Adrian's Hungarian background, Brody's mother is a Hungarian refugee who emigrated to US in 1956. It's not that simple. It's an extremely unique language. We coached Brody and Felicity Jones and they did a fabulous job. But we also wanted to perfect it so that not even locals will spot any difference. Tweaks were needed to enhance specific letters of their vocal sounds. If you are coming from the Anglo-Saxon world, certain sounds can be particularly hard to grasp. We first tried to ADR these harder elements with the actors, then we tried to ADR them with completely different actors, but that just didn't work. So we looked for other options of how to enhance it. Brody and Jones were fully on board with the process guided by Reese Picher, which started with recording their voices to drive the AI Hungarian delivery. Jensko also fed his voice into the AI model to finish the tricky dialect. Most of their Hungarian dialogue has a part of me talking in there. We were very careful about keeping their performances. It's mainly just replacing letters here and there. You can do this in Pro Tools yourself, but we had so much dialogue in Hungarian that we really needed to speed up the process, otherwise we'd still be in post. अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट कंप्यूटर में लिखी और एआई के थ्रू एक्टर्स की वॉइस निकलवा दी। यहाँ तो हंगेरियन लाइंस में कुछ कुछ वर्ड्स को ट्विक करके एनहेंस किया है। एक्टर्स ने लिटरली महीनों लगा के हंगेरियन सीखी है। ऐसा तो नहीं है कि एक्टर्स से कुछ काम ही नहीं करवाया। इतना रॉ और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है एक्टर्स का। वो तो लाइंस को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए उनको डिजिटली ट्विक किया है। एआई को लेके सबका ओपिनियन रहता है ना कि आर्टिस्ट की जॉब खा जाएगा, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो एआई ने किसी को भी बाईपास नहीं किया, किसी ह्यूमन की जॉब नहीं खाई। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले साइलेंट मूवीज आती थी, फिर वॉइस वाली मूवीज आने लगी। तो जो आर्टिस्ट साइलेंट से वॉइस में अडेप्ट कर गए वो आगे बढ़ गए, बाकी खो गए। ऐसे ही पहले हम न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ते थे, फिर टीवी में न्यूज देखने लगे और अब इंटरनेट पे देखते हैं। पहले फोटोज बनी, फिर वीडियोस। सो पॉइंट ये है कि जो भी आर्टिस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट करेगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही अब एआई है, ये आ गया है, अब कहीं नहीं जाने वाला। तो जो भी आर्टिस्ट एआई को एज अ टूल यूज करेंगे, जैसे कि द ब्रूटलिस्ट के फिल्म मेकर्स ने किया, वो आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, कलर ग्रेडिंग है, वो डिजिटली एनहांस होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो कैमरे से शूट हुआ ठीक वैसा ही आप मूवी में देखते हो, है ना। डिजिटली कलर ग्रेडिंग की जाती है। ऐसे ही द ब्रूटलिस्ट में हंगेरियन लाइंस के कुछ वर्ड्स को एआई के थ्रू एनहांस किया है। और ये 3 घंटे 15 मिनट की मूवी में हंगेरियन लाइंस केवल 7 मिनट की है,
जिसमें कुछ वर्ड्स को एआई के थ्रू एनहेंस किया है। लेटर लिखते समय वॉइस ओवर है और ये कुछ ही वर्ड्स है, और ये कौन से वर्ड्स है ये पता लगाना तो नामुमकिन है। ये तो सिर्फ फिल्म मेकर्स ही बता सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक्टर्स ने हंगेरियन बोली नहीं और एआई के थ्रू एआई स्पीच करवा दी। सो एआई को एज अ टूल यूज किया जा सकता है और उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। अब इतनी सी बात के लिए पूरी मूवी को डिस्क्वालीफाई कर देना, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस को नकार देना, ये तो गलत बात है। और ऐसा नहीं कि ये चीज पहली बार हुई है, ऐसा पहले भी हुआ है, इनफैक्ट कई बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंडलोरियन और ओबी-वान केनोबी में भी ल्यूक स्काईवॉकर और डार्थ वेडर के लिए भी एआई यूज हुआ है। और दूसरा इशू ये है कि मूवी के एंड में जो बिल्डिंग्स दिखाई है उसमें एआई का यूज हुआ है, और सारी बिल्डिंग्स नहीं, केवल 3 बिल्डिंग। और ये मुश्किल से 30 सेकंड का सीन होगा 3 घंटे 15 मिनट की मूवी में। एक्चुअल में हुआ ये कि एआई के थ्रू जो है कुछ इमेजेस को ड्रॉ किया और उसको यूज करके इलस्ट्रेटर्स ने सब कुछ ड्रॉ किया वो लास्ट के सीन में। तो यहाँ पे भी एआई ने किसी ह्यूमन जॉब को बाईपास नहीं किया, और इनफैक्ट द ब्रूटलिस्ट में एआई का यूज नाम मात्र है, और वो भी केवल सीन को एनहेंस करने के लिए। आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से पूरी फिल्म को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि पूरी की पूरी मूवी एआई से बना दी है ना, तब तो उसे डिस्क्वालीफाई करना बनता भी। पर यहाँ पे तो एआई को एज अ टूल किया गया है चीजों को एनहेंस करने के लिए। जैसे एक्टर्स को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप किया जाता है, ऐसे फिल्म को थोड़ा और बेहतर करने के लिए एआई का यूज किया है एज अ टूल। तो इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। देखो, मेरा तो मानना है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे ग्रो ही करेगी और न्यू टेक्नोलॉजी आती जाएगी, और जो ह्यूमंस खुद को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट करेंगे वो अपनी अपनी फील्ड में ग्रो करेंगे। और एआई में भी तो प्रॉम्प्ट डालने के लिए ह्यूमन ही चाहिए। बस फर्क इतना है कि कुछ जॉब्स आउटडेटेड हो जाएंगी और नए जमाने के हिसाब से कुछ न्यू तरीके की जॉब्स आएंगी। ह्यूमंस हु विल यूज एआई एज अ टूल विल ग्रो, बाकी सब क्रिटिसाइज ही करते रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ब्रूटलिस्ट को डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसमें कुछ भी इशू नहीं लगा। वैसे आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लास्ट ईयर एलियन रोमुलस देख के मुझे जो हाई मिला था वही सेम हाई मुझे एलियन अर्थ के टीजर ने भी दिया। टीजर में हमें फेसहगर देखने को मिला है स्पेसशिप में जो अर्थ में क्रैश होने वाला है। ये टीजर एलियन अर्थ की टोन को सेट कर रहा है और टीजर से तो काफी एपिक वाइब आ रही है, जैसे एलियन रोमुलस से आई थी। वरना ऐसा होता है ना कि जब भी कोई फ्रेंचाइज की टीवी सीरीज आती है तो क्रिएटर्स थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं। आई नो कि टीवी सीरीज में टाइम होता है चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, बट स्टिल कई बार तो प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफी लो हो जाती है कंपेयर टू मूवीज। बट एलियन अर्थ तो उससे बिल्कुल ही अपोजिट लग रही है। प्रोडक्शन क्वालिटीज वाइब सब मैच हो रही है एलियन रोमुलस के साथ। एलियन अर्थ की जो प्लॉट डिटेल सामने आई है वो भी इंटरेस्टिंग लग रही है। एलियंस को हमने अर्थ में कभी नहीं देखा, आई मीन मेन एलियन मूवीज में। एलियन वर्सेस प्रेडेटर में तो अर्थ दिखाया है पर वो कैनन नहीं है। इसमें वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन भी देखने को मिलेगी और कैसे डिफरेंट कॉर्पोरेशन के बीच में रेस लगेगी न्यू एंड्रॉइड लाइफ बनाने के लिए। वैसे एलियन अर्थ 70 इयर्स फ्यूचर में सेट होगी, पर फर्स्ट एलियन मूवी से 30 इयर्स से पहले की कहानी होगी। वैसे अभी एलियन अर्थ से रिलेटेड जो भी हमने देखा है वो सभी हमें बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ये पोस्टर ही देख लो कितना ऑसम लग रहा है। और आपको एलियन फ्रेंचाइज कैसी लगती है? आर यू इंटरेस्टेड इन एलियन अर्थ? लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट्स। एलियन फ्रेंचाइज की तरह जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज भी रिवाइव हो रही है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के साथ। आए दिन जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इमेज रिलीज होती है, पर सभी में सिर्फ ह्यूमंस होते हैं और डायनासोर तो देखने को ही नहीं मिल रहे। तो फैन सर्कल में इनसाइड जोक भी चल रहा है कि इसमें डायनासोर होंगे ही नहीं। जुरासिक वर्ल्ड के राइटर ने कहा कि वो ओरिजिनल जुरासिक नॉवल में से एक सीन को फर्स्ट जुरासिक मूवी में यूज करना चाहते थे, पर यूज नहीं कर पाए, तो उस सीन को उन्होंने इस मूवी में यूज किया है। वैसे तो नॉवल में कई सारे इंटरेस्टिंग सीन है, जैसे कि पानी में डायनासोर, बट रूमर्स ये है कि राइटर्स जिस सीन की बात कर रहे हैं वो ये वाला सीन है जिसमें कॉमीज को इंसान के बच्चे खाते हुए दिखा है। आई डोंट नो हम पॉप कल्चर फैंस में क्या सीन है, बट बेबीज डेथ को लेके लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्वामैन के टाइम पे भी यही चल रहा था कि क्या ब्लैक मैंटा एक्वामैन के बेबी को पानी में डुबा के मारेगा। थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड सीरियसली आई थिंक कि कॉम्पीज का बेबी खाने वाला सीन मूवी में नहीं होगा, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड मूवीज फन समर ब्लॉकबस्टर्स होती हैं। अगर इसमें ऐसा कोई सीन होगा तो वो बहुत ही ज्यादा सैड, ट्रेजिक और डार्क हो जाएगा। वैसे इसका ट्रेलर सुपर बॉल के वक्त आएगा, तो आने ही वाला है। जब आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा कि इस मूवी की टोन कैसी होने वाली है। अभी रिसेंटली रायन कुगलर की सिनर्स का भी सेकंड ट्रेलर आया एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स आई हैव सीन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस ट्रेलर का म्यूजिक, कट्स,
म्यूजिक एंड सीन्स की मैचिंग कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है और परफेक्ट होने के साथ साथ ट्रेलर बहुत कैची भी है। जिसने भी इस ट्रेलर को एडिट किया उसको 100% बोनस मिलना चाहिए। व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब ही हैज डन। फर्स्ट ट्रेलर में जो सस्पेंस बिल्ड किया था मूवी के अराउंड, सस्पेंस तो क्या सबको पता ही था कि वैम्पायर्स पे ये मूवी, तो सेकंड ट्रेलर में सब कुछ रिवील कर दिया है। पर ट्रेलर बहुत ही फैंटास्टिक है और विजुअली स्टनिंग लग रही है फिल्म। देखो आजकल मूवीज की मार्केटिंग इस तरह से होती है कि सब कुछ रिवील करना ही पड़ता है, ऑडियंस को बताना पड़ता है कि आप थिएटर में आके क्या देखने वाले हो, तभी लोग थिएटर्स जाते हैं। और मार्केटिंग करने का तो सबका अपना अपना तरीका होता है। हर कोई चाहता है कि उनकी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी फिल्म को पहुंचाएं। तो अगर स्टूडियोज को लगता है कि ज्यादा लोगों को अगर ये पता रहेगा कि मूवी में क्या होने वाला है तो ज्यादा लोग मूवी को देखने आएंगे, तो वही सही। और इसीलिए मैं ट्रेलर्स को ज्यादा ध्यान से देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि कई बार मूवीज ट्रेलर में ही स्पॉइल हो जाती है और फिर मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है। और मैं सबको रिकमेंड भी यही करता हूँ कि ट्रेलर ना कम से कम ही देखो, हो सके तो गो ब्लाइंड, एंड इफ यू लाइक द मूवी you'll be in for treat and you'll love it। इस ट्रेलर में जो म्यूजिक है और जो बीट्स है वो इतनी अच्छी है कि मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। इस ट्रेलर के बाद ये मूवी मेरी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर बन गई है। और सच में इस ट्रेलर के बाद से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये डेफिनेटली 2025 की टॉप 10 मूवीज की लिस्ट में आने वाली है। इसके अलावा क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी की फिल्म लोकेशन की सेट फोटोज आई है मोरक्को से। नेक्स्ट 2 मंथ्स में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, तो जैसी जैसी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो ये थी आज की द सुपर पॉप न्यूज। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।